हेलो एवरीवन, मैं सुरेश कुमार साहू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हमें पहले देखना है कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। मुख्य रूप से तो हमें पढ़ना है इसमें से, इसका सिलेबस देख लेते हैं। पहला है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। तो रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाओं में हमें क्या देखना है? मुख्य रूप से परमाणु, अणु, परमाणु द्रव्यमान, अणु द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, उनको कैसे ज्ञात किया जाता है ये हम देखेंगे फर्स्ट यूनिट में ओवरऑल। दूसरा यूनिट हम देखेंगे परमाणु क्रमांक या परमाणु संरचना। तो उसमें हम देखेंगे परमाणु का खोज किसने किया, कैसे किया, परमाणु अविभाज्य कण है या विभाज्य कण है, और इसको और कितने भाग में बांट सकते हैं। इसके अलावा समस्थानिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें किस प्रकार का आवेश होता है, उनका मान कितना होता है, इनके बारे में हम देखेंगे। फिर हम तीसरा देखेंगे तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीता। उसके अंतर्गत हम देखेंगे पूरा पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को जैसे कि हम जानते हैं 4 ब्लॉक में बांटा गया है, SPDF। प्रत्येक ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। जैसे S ब्लॉक में होता है 2, P ब्लॉक में होता है 6, D ब्लॉक में होता है 10, F ब्लॉक में होता है 14। उसी प्रकार इसमें तत्वों के गुणधर्मों में आवर्तीता में देखेंगे प्रत्येक तत्व का परमाणु क्रमांक, वो तत्वों के आवर्त में और वर्ग में जाने से उनका क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु त्रिज्या, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में देखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम रासायनिक आबंधन। रासायनिक आबंधन में हम देखेंगे रासायनिक बंध कितने प्रकार के हैं। तो रासायनिक बंध हम जैसा कि जानते हैं मुख्यतः रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सहसंयोजक बंध, दूसरा होता है आयनिक बंध, और तीसरा होता है उपसहसंयोजक बंध। तो इन्हीं तीनों के बारे में हम पढ़ेंगे। अलग अलग साइंटिस्ट ने इसके बारे में क्या क्या दिया है। न्यूलैंड का अष्टक नियम है, और ऐसे और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपना सिद्धांत दिया है रासायनिक आबंधन के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे पदार्थ की अवस्था, जिससे हम पहले ही भली भांति परिचित हैं, क्लास 10 में भी देख चुके हैं। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। इन्हीं तीनों अवस्था के बारे में ये ठोस को ठोस क्यों कहते हैं, द्रव को द्रव के रूप में क्यों जानते हैं, गैस को गैस के रूप में क्यों जानते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे साम्यावस्था। साम्यावस्था को 2 भाग में बांटा गया है, एक रासायनिक साम्यावस्था और एक होता है आयनिक साम्यावस्था। तो रासायनिक साम्यावस्था और आयनिक साम्यावस्था में अंतर बस इतना है कि ठोस, द्रव और गैस से जो पदार्थ बनते हैं उनके बारे में अगर साम्यावस्था देखें तो वो कहलाता है रासायनिक साम्यावस्था। लेकिन अगर किसी आयन में अगर साम्यावस्था देखें तो वो कहलाता है आयनिक साम्यावस्था। फिर हम देखेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या देखेंगे? ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीकारक, अपचायक, और इनका उपयोग क्या है। जैसे इनका उपयोग होता है सेल में, एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रॉन का एक जगह से निकल करके दूसरी जगह जाना, और फिर इस प्रकार के एक संपूर्ण सेल का निर्माण होता है। संपूर्ण सेल का भी निर्माण एक अर्ध सेल से होता है, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में क्या देखेंगे? हाइड्रोजन से क्या बनता है? जल। तो जल के बारे में देखेंगे। तो जल का सूत्र है, जानते हैं सभी, H2O। अब H2O किससे बना है? तो हाइड्रोजन से। अब इसके बारे में पूरा देखेंगे कि हाइड्रोजन का रासायनिक गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, इनका उपयोग हमारे दैनिक जीवन में क्या है, इसके बारे में देखेंगे। हाइड्रोजन जो है अन्य तत्वों, धातु, अधातु से किस प्रकार की क्रिया करता है और किस प्रकार के यौगिक का निर्माण करता है। इसके बाद देखेंगे हम S ब्लॉक के तत्व और P ब्लॉक के तत्व। तो S ब्लॉक और P ब्लॉक जैसे कि हमने शुरू में ही देख चुके हैं कि तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, उसी में हमने देखा है S ब्लॉक और P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो S ब्लॉक को भी 2 भाग में बांटते हैं, क्षारीय धातु, क्षारीय मृदा धातु।
उसी प्रकार पी ब्लॉक जो है समूह 13 से लेकर 18 तक, उनको प्रत्येक को अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे हैलोजन, शून्य समूह, ऑक्सीजन समूह, नाइट्रोजन समूह, इस प्रकार से इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे मुख्य जो आता है अब हमारा कार्बनिक रसायन और आता है हाइड्रोकार्बन। तो कार्बनिक रसायन में मुख्य रूप से हम देखेंगे कि कार्बनिक रसायन को कितने भाग में बांटा गया है और क्यों बांटा गया है। तो कार्बनिक रसायन को बांटा गया है, उसका IUPAC नाम के आधार पर अलग अलग है और पूर्वज जो पहले मिला था उसके आधार पर अलग अलग है, जिसमें है एल्केन आता है आपका, एल्कीन आता है, एल्काइन आता है, व्युत्पन्न हाइड्रोकार्बन आते हैं, उनका IUPAC नामकरण करना है, उनमें समावयवता देखना है। तो ये सब इसमें देखेंगे। इसके अलावा फिर नेक्स्ट देखेंगे हम पर्यावरणीय रसायन, जो आपका आखिरी चैप्टर है। उसमें हमारे दैनिक जीवन में यानी हमारे पर्यावरण में रसायन का, रासायनिक यौगिक का क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों प्रभाव पड़ता है, उसके प्रभाव कैसे कम किया जा सकता है, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, अम्लीय वर्षा होता है, क्यों होता है, और अम्लीय वर्षा को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे उसके प्रभाव को रोक सकते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू।